रूपाली, अरे ओ रूपाली। नीचे से ताई सास आवाज़ दे रही थी। राम जाने ये कितना सोती है। अच्छे घर की बहुएं सवेरे तड़के उठकर घर के कामों में लग जाती हैं और ये महारानी है कि 6 बजने को आए अब तक पड़ी सो रही है। हे राम, घोर कलयुग चल रहा है। ताई बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चल दी। मैं ताई की आवाज़ सुन हड़बड़ा कर उठी और जल्दी से घुसल खाने में घुस गई। मेरा विवाह शहर के एक रईस सेठ केतन प्रसाद जी के साथ हुआ था। इनका कपड़ों का व्यापार है और शहर में बड़े ही धाक है। मेरी और उनकी उम्र में करीब 16-17 साल का फर्क है। कुछ अपने अकेलेपन की वजह से और कुछ ताई सास के दबाव के आगे इन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं बिन माँ बाप की एक अनाथ लड़की, जिसे रिश्ते के बुआ ने एक बड़े एहसानों से पाला था। अपने माँ बाप का तो मुझे चेहरा तक याद नहीं। मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि गांव में आई बाढ़ में पूरा गांव ढह गया। मेरे पिता भी उस बाढ़ में कहीं बह गए। गांव वालों ने खूब ढूंढा पर कुछ पता ना चला। मेरी माँ, जो उन दिनों मुझसे गर्भवती थी, अपने जापे के लिए दूसरे गांव अपने मायके आई हुई थी। जब माँ को गांव में आई हुई बाढ़ में पिताजी के बह जाने का पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा और मेरे पैदा होते ही वो भी चल बसीं। मुझे बुआ अपने साथ ले आईं। बुआ अकेले रहती थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। वो स्वभाव की बहुत कड़क हैं, पर मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी पढ़ाई का नतीजा यह था कि बीए पास होते ही मेरे लिए यह रिश्ता आया। बुआ ने फौरन हाँ कर दी। मुझसे पूछने का तो मतलब ही नहीं बनता था। तेरी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं, और इस तरह मैं शादी होकर यहाँ आ गई। नहा धोकर मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गई और रसोई में घुस गई। ये तो व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। कह रहे थे 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम चिंता ना करना, यहाँ ताई माँ हैं तुम्हारे साथ, और मन बहलाने के लिए कभी थिएटर या मार्केट चली जाया करना। नाथू ड्राइवर को बोल के जा रहा हूँ, वो ले जाया करेगा। मैं कुछ ना बोली, बस सिर हिला दिया। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपने व्यापार और बाहर की दुनिया के बारे में खूब बात करते और मैं भी बड़े ध्यान से उनकी सारी बातें सुनती। पर रात को वो कभी साथ न सोए। सोने के लिए वो दूसरे कमरे चले जाते थे। इन्हें अपनी पहली पत्नी, हाँ, मेरी एक विदुर से हुई थी शादी, के जाने के बाद किसी और औरत की तरफ आकर्षण नहीं हो पाया। मैं तो बस उनका एकाकीपन दूर करने के लिए आई थी। हम अच्छे दोस्त तो बन गए थे, पर ये मुझे उनकी पत्नी के रूप में अपनाएं, ये तमन्ना दिल में ही रह जाती थी। मैंने जल्दी जल्दी रसोइये के साथ मिलकर रसोई का काम निपटाया। ताई का सुबह का जलपान उनके कमरे में पहुंचा दिया। सुबह के जलपान के बाद ताई ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा। बोली, 10 दिन बाद पूनो है, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। कल तड़के सुबह निकलूंगी। तुम संभल कर रहना, मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो यूं तुम्हें अकेला छोड़ कर ना जाती। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी, वे किसी बात की चिंता ना करें। सुबह तड़के ही ताई सास चली गईं और मैं घर पर अकेली रह गई। रसोइये को कुछ बनाने के लिए मना कर दिया। भूख लगेगी तो मैं अपने आप कुछ देख लूँगी। किताबें उठाकर इधर उधर पन्ने पलटने लगी, पर मन नहीं बैठ रहा था।
पास थिएटर में गिरीश कर्नाड का कोई नाटक चल रहा था। वही देखने का मैंने मन बनाया और नाथू से बोल शाम के टिकट मंगवा लिए। थिएटर में बड़ी गहमा गहमी थी। ये गिरीश कर्नाड का माना हुआ नाटक था। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थीं। मैं भी अंदर हॉल में जाने का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरे पास से एक प्यारी सी खुशबू का झोंका मुझे महकाता हुआ चला गया। मैंने मुड़कर देखा तो एक बहुत सुंदर सजीला व्यक्ति, जिसके चेहरे पर रईसी और बुद्धिजीवी की मिलीजुली चमक थी, पास से गुजरता हुआ निकला। मैं उसे देखती रह गई। जब सब अंदर जाने लगे तब मैं भी अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में नज़दीक से हेलो की आवाज़ आई और आंखें उठाकर देखा तो वही व्यक्ति मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसने बड़े अदब से मेरी बगल की सीट पर बैठने के लिए पूछा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नाटक शुरू होने में अभी थोड़ा समय था। उसने बैठने के पश्चात बातचीत शुरू करते हुए पूछा, आप अक्सर आती हैं नाटक देखने? मैं बोली, जब कभी मौका मिलता है तब देख लेती हूँ। वो फिर बोला, जी मेरा नाम शेखर है, आप? जी मेरा नाम रूपाली है, मैं एक प्रोफेसर हूँ। उसने फिर बात आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बोला। मैं बस मुस्कुरा दी। सच पूछो तो उसका यूं मेरे पास बैठना मुझे अच्छा लग रहा था। नाटक शुरू हो चुका था, लेकिन आज मेरा मन नाटक देखने में नहीं लग रहा था। जाने कैसी सिहरन सी अंदर दौड़ लगा रही थी। नाटक खत्म होने के बाद बाहर निकल मैं नाथू को ढूंढने लगी। तभी शेखर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, एक कॉफ़ी तो बनती है दोस्ती के नाम। मैं चौंकी। दोस्ती? अभी तो बस हम एक दूसरे का नाम ही जानते हैं। पर इस प्रस्ताव को ना नहीं कह सकी, या शायद मैं कहना ही नहीं चाहती थी। हम एक कॉफ़ी शॉप पर जाकर बैठ गए। आपने यहाँ का युगल गार्डन देखा है? शेखर ने पूछा। मैंने ना में सिर हिला दिया। शेखर ने कहा, कल मेरी छुट्टी है, अगर आप चाहें तो हम कल युगल गार्डन चल सकते हैं। मैंने सोचा घर पर अकेली बोर होने से अच्छा है कि थोड़ा बाहर घुमाऊं, मन बहला रहेगा। मैंने हाँ कर दी। दूसरे दिन शाम के 5 बजे शेखर ने गार्डन के पास मिलने का तय किया। मैं तैयार होने लगी। अंदर न जाने कैसी एक उमंग सी लहरा रही थी। संवरने का मन कर रहा था। शादी के बाद कभी संवरने का मन नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें ऐसी कोई चाह ही नहीं थी कि उनकी पत्नी सजे सवेरे। मैं जैसे भी रहूं उन्हें वैसी ही स्वीकार थी। वो जब तक मुझे प्रेयसी के रूप में नहीं देखेंगे तब तक इन सब बातों का कोई मतलब भी नहीं था। नाथू से गाड़ी निकालने को कहा। एक बार अपने को आईने में देखा तो जैसे खुद ही अपने पर मोहित हो गई। सच में मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर इनको कैसे ना लुभा पाई? मन ही मन सोचा और फिर जाकर गाड़ी में बैठ गई। नाथू को युगल गार्डन पार्किंग में ही इंतज़ार करने को कहा। शेखर पहले ही वहाँ इंतज़ार कर रहा था। सच में गार्डन बहुत सुंदर बनाया हुआ था। हम घूमते रहे, फिर एक बेंच देख वहाँ बैठ गए। धीमी धीमी सी हवा चल रही थी। ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी। शेखर अपने विश्वविद्यालय और वहाँ के छात्रों के कुछ किस्से सुना रहा था। बातें करते करते अचानक उसका हाथ मेरे बेंच पर रखे हाथ पर आ गया। मेरे अंदर जैसे कुछ पिघल सा गया। मैंने कोई विरोध नहीं जताया, बस शांत बैठी रही। रूपाली,
उसने पुकारा। कहते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोला, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। शायद पहली नज़र में ही मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। जानता हूँ यह हमारी अभी दूसरी ही मुलाकात है, पर मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मैं हतप्रभ रह गई। ये मुलाकात यूं मोड़ ले लेगी, सोचा ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने आसमान से ज़मीन पर लापटका हो। मैं विवाहित हूँ, दृढ़ता से यह शब्द कह मैं तेज़ी से उठ गार्डन से बाहर निकल गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। मेरी सांसें तेज़ी से चल रही थीं। घर आ मैं बिना कपड़े बदल बिस्तर पर पड़ गई और रोने लगी। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर स्नान का पूजा घर को ऐसे साफ किया जैसे मैं अपने मन को साफ कर रही हूँ। इनकी अलमारी साफ करी, कपड़े करीने से लगा कर रख दिए, किताबें भी करीने से सजा दी। आज ना जाने क्यों इनकी बहुत याद आ रही थी। तभी तार आया कि वह 14 तारीख को आ रहे हैं। उनका काम जल्दी निपट गया था। मैं बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। आखिर 14 तारीख आ गई। मैंने झटपट रसोई के साथ मिलकर घर के सब काम निपटाए, फिर उसे घर भेज दिया और इनका इंतज़ार करने लगी। गाड़ी कॉरिडोर में रुकी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। वो अंदर आए तो मैंने न आव देखा न था, बस दौड़कर उनसे जा लिपटी। मेरी सांसें तेज़ी से चल रही थीं। यह भी हकबका गए। इन्होंने भी कभी मेरी इतनी समीपता महसूस नहीं की थी। इनकी सांसें भी तेज़ होने लगी थीं और फिर इन्होंने जब मुझे अपनी बाहों के घेरे में कसा तो ऐसा लगा जैसे हमारे बीच खड़ी कोई दीवार ढहने लगी थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।